सो क्वेश्चन नंबर 161 से आज देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 161 है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड मीडियन आपको दिया हुआ है। बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा है। सो बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला है वो है आपका होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। सो हमारे पास Q1 की वैल्यू दी हुई है, ये आपका हो जाएगा Q3। सो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए 4 प्लस 2 माइनस Q2 जो होता है वो आपका क्या होता है, मीडियन होता है। तो 2 इंटू 3 6 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2। तो 6 में से 6 गए तो ऊपर 0 आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फॉर्मूला पता होगा तो बहुत ही आसान सा सवाल है जिसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और टाइम भी सेव होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162। सो लेट म्यू आपको दिया हुआ है I इक्वल टू 1 2 3 4 ith सेंट्रल मोमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो जो ऑड मोमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y फ्रॉम द सैंपल ऑफ पेयर्स ऑफ साइज 16। सो n जो है आपका यहाँ पर 16 है, r जो है वो है 0.80। द लिमिट ऑफ द कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन इज। सो लिमिट ऑफ द कोरिलेशन जो दी जाती है वो जो लिमिट होती है उसको लिखते हैं r प्लस माइनस पीई से। जो पीई होता है वो होती है आपकी प्रोबेबल एरर, जिसका फॉर्मूला होता है आपका पीई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपन अंडर रूट ऑफ एन। ओके, सो आप वैल्यूज रख दीजिए। 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा 0.64। तो 1 माइनस 0.64 अपॉन रूट 16 जो है वो हो जाएगा 4। सो हो जाएगा 0.36 अपॉन 4 यानी कि 0.09। तो सॉरी मैं यहाँ पर 0.674 का मल्टीप्लाई करना भूल गई। ओके, सो 0.674 यहाँ पे ये हो जाएगा 0.674 और यहाँ पर हो जाएगा 0.674 का मल्टीप्लाई। तो जब आप करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.06066 समथिंग करके आएगी। हमें 2 डिजिट तक ही लेना है। तो r क्या 0.80 में से 0.06 आप ऐड करेंगे तो 0.86 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 74 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो आपका दिया हुआ है 0.9। सो द कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कितना होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ जो नॉन डिटर्मिनेशन होता है वो होता है आपका 1 माइनस आर स्क्वायर। सो आप लिख लीजिए, कर लीजिए 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर। सो 1 माइनस 0.81। सो सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा 1.00 एंड 0.81 0.19 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165। बहुत ही इजी से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। अगर फॉर्मूला पता होगा इजी वे में आप फटाफट कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ। बहुत ही फेमस पॉपुलर प्रॉपर्टी है जो बार बार स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछी जाती है। सो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जो होता है उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है। क्वेश्चन नंबर 166 है आपका द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y। तो आपको क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हैं क्वेश्चन में। सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो दिया हुआ है यानी कि जो r दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है 0.3 एंड कोवेरिएंस जो है कोवेरिएंस है दिया हुआ है 9। x और y दो के बीच में है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो। ओके, इफ द वेरिएंस ऑफ x इज 16। सो वेरिएंस ऑफ x जो है VAR x जो है वो मुझे दिया हुआ है 16। सो वेरिएंस द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पूछा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होगा। तो पहले वेरिएंस अगर हम निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकल ही जाएगा, यानी कि हमसे सिग्मा पूछा है। तो इजी सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला
मैंने आपको बताया ही है, ये होता है कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा वाई अपॉन सिग्मा x सिग्मा वाई। तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, सिग्मा x पता है। सो वेरिएंस जो होता है वो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे सिग्मा है, तो सिग्मा ऑफ x मेरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16 यानी कि 4 हो जाएगा। तो वैल्यूज रख लीजिए, 0.3 इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 इंटू सिग्मा y। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। तो ये हो जाएगा 4 दिया 12, 1.2 इंटू सिग्मा वाई इज इक्वल टू 9। तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू 9 अपॉन 1.2 कर लीजिए। तो डेसिमल हटाएंगे ऊपर, तो 3 दिया 0 और 3 चौको 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 7.5 जो है वो आपका सिग्मा वाई यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 167 की ओर। सो 167 है आपका, क्वेश्चनिंग ऑल मेंबर्स ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो जो भी जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें आप हर एक पर्सन से जाके आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो दैट इज नोन एज सेंसस। क्वेश्चन नंबर 168 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन कंटेन्स पार्टीशंस विद द लेबल्स A, B, C1, C2, D एंड E। तो ये सभी क्या होती हैं, ये एक्चुअली सोशल ग्रेड्स होती हैं। सो सोशल ग्रेड्स बेसिकली होते हैं, एक सिस्टम होता है डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन का जो बेसिकली यूके में यूज किया गया था। सो ओरिजिनली दे वर डेवलप्ड बाय नेशनल लीडरशिप सर्वे, NRS से सर्वे इनका किया गया था। तो उनकी ये कैटेगरी जो है वो लेबल बनाए गए हैं डिपेंडिंग की किस तरीके से जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक जो लेबल है लोगों का उसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आर टाइप ऑफ। तो ये सभी रैंडम सैम्पलिंग के टाइप हैं। डायरेक्ट सैम्पलिंग, इनडायरेक्ट सैम्पलिंग ये तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। बाकी जो सैम्पलिंग आती है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग्स में होती है। नेक्स्ट है विच मेथड इज जनरली यूज इन क्वालिटेटिव सैम्पलिंग। सो कोटा सैम्पलिंग जो होती है दैट इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव सैम्पलिंग। 171 है आपका, मोबाइल डीलरशिप सेल्स ईदर 0, 1 और 2 हाई एंड मोबाइल्स ऑन एनी डे। एक किसी भी दिन पे 0, 1 या फिर 2 हाई एंड मोबाइल वो सेल कर देता है। व्हेन सेलिंग अ मोबाइल द डीलर आल्सो ट्राइज टू परस्यूट द कस्टमर टू बाय एन एक्सटेंडेड वारंटी फॉर द मोबाइल। वो कोशिश करता है डीलर की जो कस्टमर है वो एक्सटेंडेड वारंटी भी साथ में खरीद ले। सो लेट x डिनोट द नंबर ऑफ हाई एंड मोबाइल्स सोल्ड इन अ गिवन डे। तो ये जो है x जो है यहाँ पर ये किसी एक दिन बेचे गए मोबाइल हैं, किसी दिन 0 यानी एक भी नहीं निकले, किसी दिन 1 या फिर किसी दिन 2, मैक्सिमम यही लिखा है 0, 1 और 2। एंड लेट y डिनोट द नंबर ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी। सो y बता रहा है कि एक्सटेंडेड वारंटी कितनी खरीदी, जैसे 0 का है तो 0 ही मतलब वारंटी कोई नहीं खरीदेगा अगर मोबाइल, जैसे 1 खरीदा है तो लेकिन इन्होंने वारंटी नहीं ली, 1 मोबाइल निकला और एक नहीं उसने वारंटी ले ली, 2 मोबाइल हाई एंड मोबाइल निकले लेकिन एक भी वारंटी नहीं गई, 2 हाई एंड मोबाइल बिके लेकिन एक ने ही एक्सटेंडेड वारंटी ली, और यहाँ पर 2 निकले और दोनों ने ही एक्सटेंडेड वारंटी ली। ओके, सो वेरिएंस ऑफ x आपसे पूछा है। सो EX और EY ये आपके एक्सपेक्टेशन के फॉर्मूलाज हैं। मैंने यहाँ पे लोअर केस x और y लिख दिया है, यहाँ पर अपर केस दिया हुआ है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है। सिमिलरली जो वेरिएंस ऑफ जो x का फॉर्मूला होता है वो होता है x स्क्वायर px ऑफ x माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। ऐसे ही वेरिएंस ऑफ जब आप y कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ y स्क्वायर पी वाई ऑफ वाई, यहाँ कैपिटल वाई आएगा, माइनस ई ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ओके, सो ई ऑफ एक्स सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि ये वैल्यू है। सो ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई आप फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो हो जाएगा 0 इंटू 1/6 प्लस 1 इंटू 1/12 प्लस 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/12 प्लस 2 इंटू 1/3
प्लस 2 इंटू 1/6। तो आप ये कैलकुलेट करके देख लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 17/12 यानी कि 1.4 समथिंग आएगा। सिमिलरली आप क्योंकि x का पूछा है इसलिए y का e ऑफ y कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सो वेरिएंस ऑफ x आपका हो जाएगा समेशन ऑफ x स्क्वायर p ऑफ x माइनस 1.4 का होल स्क्वायर। ओके, सो जब आप यहाँ करेंगे तो x का स्क्वायर 0 का स्क्वायर इंटू p ऑफ x कितना है 1/6, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 1/12, तो वो हो जाएगा 0 प्लस 1/12 प्लस जो तीसरी वैल्यू हो जाएगी वो अगेन 1 का स्क्वायर इंटू 1/6, तो ये हो जाएगी 1/6। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 4/12 एंड नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 4/3 प्लस नेक्स्ट हो जाएगी 4/6। तो इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपका जो आंसर है नेक्स्ट इसमें से पूरा क्या सब्ट्रैक्ट करना है -1.4 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आएगा 31/12 में से आप 1.4 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा अंदाज़न 0.59। तो देख लेते हैं आंसर ऑप्शंस। सो ऑप्शंस आपका 0.59 यानी 0.58 जो है ऑप्शन आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सो देखते हैं कैसे करना है। सो द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स द लैपटॉप वर्थ ₹15,000 फॉर 1 ईयर अंडर अ पॉलिसी विथ ₹1,000 डिडक्टेबल। सो इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, सो बीमा कंपनी किसी 15,000 रुपये कीमत वाले लैपटॉप की बीमा जो 1,000 रुपये कटौती योग्य वाली पॉलिसी के तहत 1 वर्ष के लिए करती है। सो पॉलिसी के दौरान ड्यूरिंग द पॉलिसी अगर लैपटॉप में स्मॉल अगर कोई डैमेज आता है, छोटी क्षति होती है, तो उसकी जो संभावना है स्मॉल डैमेज की दैट इज 0.04 एंड कंप्लीटली जो लैपटॉप डैमेज हो सकता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है दैट इज 0.02। तो यदि लैपटॉप में छोटी क्षति होती है यानी कि स्मॉल डैमेज होता है तो क्षति की राशि x जो है वो 1000 में है, घनत्व फलन वाले वितरण का अनुसरण करती है। तो यानी कि अगर स्मॉल डैमेज के केस में तो जो राशि मिलेगी, जो पॉलिसी का जो अमाउंट मिलेगा वो ये इसको फॉलो करता है, इस फंक्शन को फॉलो करता है। तो इस फंक्शन के हिसाब से हमें दावे का जो अनुमति अपेक्षित भुगतान होगा यानी कि स्मॉल डैमेज के केस में हमें अगर ये पॉलिसी लेते हैं तो कितना अमाउंट हमें मिलना चाहिए। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से 0.04 जो प्रोबेबिलिटी है वो है वो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास सम अमाउंट लॉस की, यानी कुछ अमाउंट लॉस होगा तो ये प्रोबेबिलिटी लगेगी। तो टोटल जो होगा वो क्या है प्लस 0.02 किसके केस में प्रोबेबिलिटी है, वो है टोटल अमाउंट ऑफ लॉस। ओके, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हुआ। सो अगर हम देखें इसको एक लाइन पर, सो 1 to 15 अगर ये 0 to 15 अगर हम एक चार्ट बनाएं, क्योंकि यहाँ पर जो रेंज दी हुई है वो 0 to 15 दी हुई है। सो 1000 का जो 1 का है वो क्या है, वो मान के चलें कि पॉलिसी का अंडर जो कटता है पैसा उससे पहले वो 0 है। तो इतने से इतना यानी कि कुछ नहीं होता है तब तो 0 अमाउंट उसको मिलता है कस्टमर को, और 15 जो है वो मैक्सिमम लिमिट है। तो यहाँ पर जो अगर इस फंक्शन को मैं x मानूं या स्मॉल x लिख लीजिए तो ये x - 1 हो जाएगा, क्योंकि 1000 रुपीज तो उसका कट गया, उसके बाद उसको इस केस में ये वाला अमाउंट मिलेगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर इनकेस स्मॉल डैमेज है। तो इसका जो एक्सपेक्टेशन हम कैलकुलेट करें, e ऑफ y कैलकुलेट करें, तो वो हो जाएगा हमारा 0.04। तो यहाँ 0 से 1 के केस में तो वो 0 रहेगा, इंटीग्रेशन प्लस 1 to 15 x - 1 fx dx प्लस 0.02, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 - 1 0.02, यानी कि फुल जब डैमेज होगा उस केस में, कुल क्षति के केस में, तो फुल डैमेज के केस में सिर्फ उसकी जेब से, कस्टमर की जेब से 1000 रुपया जाएगा, बाकी उसको पैसा मिलेगा। तो दैट इज 14, 15 - 1 14। ओके, तो ये 14 दूनी 28, इसको मैं इधर लिख लेती हूँ 0.28 प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें तो हो जाएगा 0.04 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 15 fx अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा x - 1 1/15 dx। ओके, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया।
तो 0.28 प्लस 0.04 अपॉन 15 को अगर हम बाहर ले लें क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन बचेगा 1 to 15 x माइनस 1 dx। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 0.28 प्लस 0.04 अपॉन 15 x का डी करोगे आप x dx, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 dx करोगे तो माइनस का कांस्टेंट का क्या आता है, x आता है, और लिमिट क्या रहेगी 1 to 15। ऊपर लिख लेते हैं इसे। तो ये कितना हो जाएगा 0.28 प्लस 0.04 अपॉन 15। यहाँ पर आप पहले अपर लिमिट लगाते हैं, दिस इज योर अपर लिमिट एंड दिस इज योर लोअर लिमिट। काफी सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो यही हो जाती हैं। अपर लिमिट के बाद सब्ट्रैक्शन आता है, पहले इस पूरे इसमें अपर लिमिट लगेगी माइनस फिर इसमें लोअर लिमिट लगेगी। तो अपर 15 है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 बटा 2 माइनस 15। अब अपर लिमिट इसमें होगी, अब माइनस आएगा, माइनस ऑफ 1 यहाँ पर रखोगे लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस 1। ओके, सो 0.28 प्लस 0.04 अपॉन 15 ये हो जाएगा 225 बटे 2 माइनस 15 माइनस 1 बटा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1। यहाँ से और क्लियर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.28 प्लस 0.04 अपॉन 15 ये हो जाएगा 225 बटा 2 माइनस 15, एक में से आधा गया तो प्लस 1 बटा 2। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 2 का, ओके, सो 0.28 प्लस 0.04 अपॉन 15 टू एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 225 माइनस 30 प्लस 1। सो 0.28 प्लस 0.04 अपॉन 15 ये आपका आएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 226 में से 30 जो जाएंगे तो बचेगा 196 अपॉन 2। मैंने ब्रैकेट खोल दिया तो ये इंटू में ही माना जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 0 हटा लीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.28 प्लस 196 अपॉन 750 होता है आपका 0.261। सो ये हो जाएगा, आपको ऐड करोगे तो 0.541, क्योंकि ये जो आंसर है वो किसमें है 1000 में है। सो यहाँ पे आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। सो आपका आ जाएगा 541, आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 173 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बेस थ्योरम से है ये क्वेश्चन। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। बीमा कंपनी 3 अलग अलग वर्गों में जीवन बीमा पॉलिसी जारी करती है। चांदी, सोना और प्लेटिनम 3 कैटेगरी इन्होंने बना रखी है इंश्योरेंस कंपनी ने। तो कंपनी में चांदी के 50%, सोने के 40% एंड प्लेटिनम के 10% पॉलिसी धारक है। जैसे आप देखते हो कि कैटेगरी है, जो ज्यादा अमाउंट जमा करता है उसको प्लेटिनम कैटेगरी, उसके नीचे गोल्ड एंड देन सिल्वर। सो नेक्स्ट ईयर चांदी की प्रत्येक पॉलिसी धारक की मृत्यु की प्रायिकता, कि जो भी सिल्वर जो पॉलिसी जो धारक हैं उनकी जो मरने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.010। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो उनके एज के हिसाब से, एंड जो फॉर्म फिलअप होता है कोई डिजीज है या नहीं उसके हिसाब से उनका पूरा कैलकुलेशन रहता है डेटा के हिसाब से। तो अगले वर्ष चांदी के प्रत्येक पॉलिसी धारक की मृत्यु की प्रायिकता की अगले वर्ष चांदी के प्रत्येक पॉलिसी धारक की मृत्यु की प्रायिकता 0.010 है। एंड उसके बाद एक्चुअली इन्होंने शायद कुछ रॉन्ग लिखा है क्वेश्चन में, हिंदी में चांदी 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 तीनों बार चांदी नहीं होगा, वो एक्चुअली वो गोल्ड होगा। हाँ, सो ये है। सो ईच पॉलिसी सिल्वर पॉलिसी होल्डर हैज प्रोबेबिलिटी 0.010 ऑफ डाइंग इन द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे गोल्ड है, हिंदी में वो गलत लिखा है, नीचे वाला नेक्स्ट वाला गोल्ड है। ईच वहां पे हर जगह चांदी लिख दिया, यहाँ पे चांदी और यहाँ भी चांदी। So each gold policy holder has probability 0.005 of dying in the next year। तो अगले साल गोल्ड पॉलिसी होल्डर है उनके प्रोबेबिलिटी दिखा है, डाइंग प्रोबेबिलिटी, एंड प्लेटिनम पॉलिसी होल्डर की प्रोबेबिलिटी 0.001 लिखा है। ओके,
सो अ पॉलिसी होल्डर डाइज इन द नेक्स्ट ईयर, तो रैंडमली बोला गया है कि एक पॉलिसी होल्डर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। द प्रोबेबिलिटी दैट द डिसीज्ड पॉलिसी होल्डर वाज प्लेटिनम क्लासेस, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि वो जो पॉलिसी होल्डर की जो मरा है, जिसकी मृत्यु हुई है, वो प्लेटिनम पॉलिसी होल्डर था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, वो बेस थ्योरम से किए जाते हैं। सो हम मान लेते हैं बेस थ्योरम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पर। सो मैंने जो जिस तरीके से माना है उस तरीके से लिख देती हूँ, और ये हो जाएगा P D/U PU अपॉन P D/S PS प्लस P D F PF प्लस PU। ओके, सो यहाँ पे मैं जो S है वो इवेंट ऑफ अ सिल्वर पॉलिसी है। S जो है वो सिल्वर पॉलिसी के लिए लिया है। जो F है वो गोल्ड पॉलिसी के लिए लिया है। ओके, इवेंट गोल्ड पॉलिसी का। एंड U जो है वो प्लेटिनम पॉलिसी का है, इसलिए मैंने यहाँ पर D/U लिखा है, क्योंकि D जो है वो बताती हूँ एक, ये है प्लेटिनम पॉलिसी का, एंड जो D है वो जो इवेंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर जो मर गया है। ठीक है, सो डाइज में लिख देती हूँ। सो ये जो मरा है, जो डाई है, डाई जो मृत्यु हुई है उस पॉलिसी होल्डर की क्या संभावना है कि वो यू है, यू यानी कि प्लेटिनम पॉलिसी धारक है, इसलिए यहाँ पर ये वाला आया है। ओके, सो अभी हमारे पास सारी प्रोबेबिलिटी पता ही है। ये क्या है, 0.001 है प्लेटिनम की। सो ये 0.001 है। जो पी यू है, यू क्या है, प्लेटिनम का जो अमाउंट है वो कितना है, वो है सिल्वर पॉलिसी होल्डर 10% होगा। हाँ, ये 10%। तो 10% को आप कैसे लिख सकते हो, 0.10। ओके, अपॉन पी डी बाई एस यानी कि डाई सिल्वर। तो सिल्वर के लिए क्या है, लिखा है प्रोबेबिलिटी 0.010। तो 0.01 इंटू उसका जो सिल्वर का जो है वो 50% है, तो 0.5 प्लस गोल्ड का जो है वो है 0.005 इंटू उसके जो धारक है वो है ये है गोल्ड का 40%, यानी कि 0.40 प्लस 0.001, ये 000 लिख दिया, 00 इंटू 0.10। ओके, तो सॉल्व कर लीजिएगा आप, ये आएगा 0.0141। सो मेन प्रॉब्लम ये था कि फॉर्मूला क्या लगाना है इसमें। तो बेस थ्योरम आपको पता होगी तो आप आसानी से इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 है, एन इंश्योरर प्रपोजेज अ हेल्थ प्लान टू द एम्प्लॉइज ऑफ एन XYZ कंपनी। हिंदी में पढ़ लेते हैं इसे भी, देख लेना। लास्ट टाइम जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हिंदी में गलत लिखा था वर्डिंग्स, तो वो देख के ही मैं समझ गई थी। तो इंग्लिश में भी आप एक बार, कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ लें, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी वाला चेक कर लें। तो कोई बीमाकर्ता किसी XYZ कंपनी के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य योजना का प्रस्ताव देता है। इस योजना के भाग के रूप में व्यक्तिगत कर्मचारी अनुपूरक कवरेज A, B और C में से केवल 2 को चुन सकते हैं। तो जो कवरेज है उनका उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा होगा, तो उसमें से कोई 2 को चुन सकते हैं, या वो किसी को भी ना चुने। तो कंपनी में कवरेज ABC का चयन करने वाले कर्मचारियों का जो रेशियो है, जो ABC जो चूज करते हैं वो रेशियो ये दिया हुआ है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि यादृच्छिक रूप से चुना गया कर्मचारी किसी भी अनुपूरक कवरेज का चयन नहीं करेगा, कि जो ये जो कंडीशन दी ना कि यहाँ पे किसी भी अनुपूरक कवरेज को ना चुने, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चूज करने की जो 2-2 के पेयर में वो ये 3 दी हुई है। तो ये वेन डायग्राम से एक्चुअली ये क्वेश्चन होगा। सो थोड़ा ऊपर मूव करना होगा। ओके, तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। सपोज करो 3 सर्कल बना लेते हैं, जहाँ पे
this is your A, this is your B and this is your C. so ये A, B and C ये W मान लीजिए जो कोई भी चूज नहीं करता है. so यहाँ पर ये A और B यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, A का और B का, तो ये X मान लीजिए. जहाँ पर B और C इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो दो कॉमन पार्ट है, क्योंकि कॉमन लेना है, इसमें A और C कॉमन आ रहे हैं, इसको Y मान लीजिए, और यहाँ पर B और C कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पर Z मान लीजिए. तो W क्या हो जाएगा जो नहीं चूज करने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड. सिंपल. ठीक है. अभी x प्लस वाई मुझे क्या दिया हुआ है 1/4, y प्लस जेड दिया हुआ है मुझे 5/12 और x प्लस जेड दिया हुआ है 1/3. जो 3 दिया हुआ है कि कोई भी एनी 2 का कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं. तो आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको, वो ऐसा कुछ नहीं कि ये x प्लस वाई लिखोगे, आप इसको x प्लस जेड भी लिख सकते हो. तो जब इनको आप ऐड करोगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड, यानी कि 1/4 प्लस 1/3 प्लस 5/12, तो ये यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा 1. सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2. ओके. सो ये आ गया. तो यहाँ पे w में आप रख दीजिए, तो w इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2. सो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी ऐसे लोगों की जो उनमें से कुछ भी चूज ना करें. ओके. आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 175 में क्या है. So from bivariate and correlation analysis we can make the following conclusions. So the direct of the relationship, so correlation का मतलब ही होता है कि वो डायरेक्शन बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में, उनके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कोरिलेशन होता है. सो ऑफ कोर्स डायरेक्शन तो वो बताएगा ही. द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप साथ में ये भी बताता है कि वो कितने स्ट्रांगली एक दूसरे से रिलेट करते हैं. तो ये दोनों ही सही हैं. सो बोथ कंक्लूजन्स 1 and 2 आर ट्रू. 176 है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट डिस्क्रीट वेरिएबल्स, तो कोई नंबर की फॉर्म में होना चाहिए. सो फेवरेट एनिमल, तो कोई नाम होगा, नंबर नहीं होगा, तो ये नहीं होगा. स्टूडेंट्स टॉप टाइपिंग स्पीड, सो टॉप टाइपिंग स्पीड है वो कंसीडर नहीं की जाएगी. द टाइप ऑफ ऑफेंडर, फॉर एग्जांपल रेपिस्ट, बर्गलर और थीफ, तो ये भी एक नंबर नहीं है. ओके. सो नंबर ऑफ रिपोर्टेड क्राइम्स इन 1 वीक, तो वो एक नंबर आपके पास आएगा. तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज प्लस 0.40, इट कुड बी कंसिडर्ड एज, तो सह संबंध का एक गुणांक प्लस 0.40 है, तो इसे क्या माना जाएगा. तो एक क्वेश्चन में आया भी था ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन पहले कि जो कोरिलेशन, जो वाइब्रेट कोरिलेशन होता है वो एक डायरेक्शन भी बताता है, प्लस ये भी बताता है, उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में. तो ये जो नंबर है वो क्या बताता है. सो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है दैट इज एनी नंबर बिटवीन -1 to 1 that tells you the strength and direction of a relationship between variables. Okay. So plus 0.40 है, that indicates a moderate positive correlation. तो positive तो इसलिए क्योंकि plus है, यहाँ पर plus लिखा है, अगर minus लगा होता तो negative होता. So it means that as one variable increases, तो positive का मतलब क्या है, as one variable increases the other variable also tends to increase. However, the relationship is not strong enough to be considered as a strong positive correlation, क्योंकि -1 से 1 के बीच में है, तो 0.4 जो है वो आधे से भी कम में जाता है. ओके. तो इसलिए वो मॉडरेट का है. अगर 0.7, 0.6 या 0.8 होता तो डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन को शो करता. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव रेसिडुअल ऑटो कोरिलेशन इज इंडिकेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऋणात्मक अवशिष्ट सह संबंध को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है. दैट इज एन अल्टरनेटिंग पैटर्न इन द रेसिडुअल्स, तो रेसिडुअल्स में अल्टरनेटिंग पैटर्न के थ्रू दर्शाया जाता है. द मीनिंग ऑफ द टर्म हेट्रोस्केडेस्टिसिटी, विषम विचालिता का अर्थ क्या होता है. So that is the variance of errors is not constant, ये बता. So this term refers to a situation where the variance of residuals is not equal, they are unequal over a range of measured values. So if heteroscedasticity exists, then it means the population used in the regression contains unequal variance, और ऐसे analysis के result को invalid भी माना जा सकता है.
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 180. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मे बी consequences of one or more of the CLRM assumptions being violated? The coefficient estimates are not optimal. The standard error estimates are not optimal. Distributions supposed for the test statistics are inappropriate. And conclusions about the strength of relationship between the dependent and independent variables may be invalid. तो ये तो जस्ट पॉइंट मैंने आपको इससे कुछ एक दो क्वेश्चन में पहले ही बताया था. CLRM होता है आपका क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल. सो ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये सभी जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो सभी वॉयलेट हो सकते हैं. तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए. थैंक यू.